Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to solve the MCQ questions। देखते हैं हम चैप्टर नंबर 6 के जो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 जो आपका है प्रोडक्शन फंक्शन, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस सेशंस में हमने क्या क्या कवर अप किए हुए हैं। सो आई होप यू हैव रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड देन यू केम फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एंड वी गोइंग टू फिनिश आउट द MCQs ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो ज़रा ध्यान देना, सिंपल सी बात है। MCQs यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स एंड राइट द स्टेटमेंट, इट इज़ नथिंग बट योर MCQ इज। स्टार्ट करते हैं पहले सेशन पर। नाउ इफ यू गोइंग टू सी the first MCQ, which of the following statement best describes the general form of a production function। तो हमने बात की थी, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो प्रोडक्शन फंक्शन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ, इट मे बी द एनी इक्वेशन, इट मे बी द एनी ग्राफ और एनीथिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेबर और कैपिटल और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं। सो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन, नहीं। It defined as technologically used by the production units, no. It is a technological relationship between the inputs and output, yes, कि कितने combinations हम use करके कितने output को क्या कर सकते हैं, produce कर सकते हैं। And it indicates the cost of producing the maximum quantity of output with the given input, no. So which one is best describes the general form of a production function, कि एक technological relationship है input और output में, कि कितने inputs हम use करके कितने output क्या कर सकते हैं, produce कर सकते हैं। Next one, which of the following statement is not true about the general form of a production function। अब इसके पहला क्या था, इसके पहले हमने देखा कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अभी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ज़रा ध्यान देना, इट शोज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ फिजिकल आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ अ इनपुट। इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन। ये एक्चुअली ट्रू है कि इट शोज़ द मैक्सिमम आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द गिवन इनपुट। इट इज़ अ बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इट शोज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट नेसेसरी टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या शो करता है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट जो हम यूज़ कर सकते हैं एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। यस, ये भी बताता है मिनिमाइजेशन ऑफ अ कॉस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। देन थर्ड, इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रल। Now technologically it is not a neutral, it will going to change with the different change in the quantities of output and the inputs. It incorporates the idea of a efficiency। yes, ये efficiency बताता है कि how एक particular output हम produce कर सकते हैं by using the minimum inputs of a labor and the capital, minimum inputs such as labor and capital, कि कितनी इनके कम से कम क्वांटिटी यूज़ करके efficiently ज़्यादा क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन फंक्शन भी बताता है। सो इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजिकली न्यूट्रल, नो, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होगा उतना हमने एफिशिएंसी अचीव करनी है यहाँ पे। नाउ कम टू द थर्ड वन। नाउ थर्ड MCQ क्या बोल रहा है कि अ टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स ऑफ अ प्रोडक्शन इज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्निकली एफिशिएंट मेथड। टेक्निकली एफिशिएंट मेथड क्या होता है, अ मेथड दैट यूजेस द लेस ऑफ अ वन इनपुट्स टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ अ आउटपुट एज कंपेयर टू द एनी अदर मेथड। नाउ इज इट ट्रू, यस, वो मेथड जो लेस क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स प्रोड्यूस करता है, लेस क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज़ करता है फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, वो होता है आपका एफिशिएंट मेथड। सपोज तीन मेथड है, तीन कॉम्बिनेशन है। इफ़ यू रिमेंबर हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे ABC करके, कि A कॉम्बिनेशन, B कॉम्बिनेशन एंड C कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ था प्रीवियस सेशन, प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें से हमने देखा था कि A और B इट इज़ जैसे सिमिलर लेकिन C थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, फैक्टर प्राइजेस को सिलेक्ट किया था, फैक्टर प्राइजेस से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर टोटल कॉस्ट को हमने फाइंड आउट किया था। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली, अ मेथड दैट यूजेस द मोर ऑफ एनी वन ऑफ द इनपुट टू प्रोड्यूस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट एज कंपेयर टू द एनी अदर मेथड। A method that represents the least cost factor formulation, no. A method that represents the maximum profit, नहीं। So कौन सा मेथड हमें सिलेक्ट करना, विच मेथड इज एफिशिएंट मेथड, जो कि लेस ऑफ इनपुट यूज़ करके सेम लेवल ऑफ आउटपुट या मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। ये बेटर डिस्क्राइब कर रहा है एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन को। देन आफ्टर, a firm has to choose between the two equally technical efficient methods of a production, then its choice of a method will be depend upon what,
अगर हमें इफ़ वी हैव टू चूज बिटवीन द टू इक्वली टेक्निकल एफिशिएंट मेथड्स ऑफ अ प्रोडक्शन, एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को दो मेथड्स हैं, दोनों एफिशिएंट है, लेकिन हमें उसमें से क्या करना है, हमें दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। दो मेथड्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, दो मेथड है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। अब उसमें से कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, विच वन वी शुड सिलेक्ट? सो विच वन वी शुड सिलेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स एंड मॉनिटरी रिसोर्सेज अवेलेबल विद द फर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर प्राइजेस और फैक्टर्स अवेलेबल है कि नहीं है, मॉनिटरी रिसोर्सेज अवेलेबल विद द फर्म। नाउ फैक्टर्स के साथ साथ जो मॉनिटरी रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज कैपिटल, इफ़ इट इज़ अवेलेबल और नॉट, तो वो भी हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखना पड़ता है। और मॉनिटरी रिसोर्सेज यू कैन से, जो हमारा बजट है, हमें अपने बजट के हिसाब से भी कभी कभी चलना पड़ता है। और बजट इट इज़ नॉट अ बजट, यू कैन से द रिज लाइन और यू कैन से द बजट लाइन और यू कैन से द आइसो कॉस्ट, तीनों को हमको क्या करना है, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ता है कि हमारा बजट कितना है, हम कौन से कॉस्ट को हम बेयर कर सकते हैं, कितना हम बर्डन ले सकते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट वन, एन आइसोकॉन्ट कर्व इज शोज व्हाट? एक आइसोकॉन्ट कर्व क्या शो करता है? इट शोज ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू इनपुट्स दैट कैन यील्ड द सेम टोटल प्रोडक्ट। सेम टोटल प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। वो क्या करता है, आपका आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट करता है। यस, आइसोकॉन्ट जब आपने ड्रॉ किया है, इफ़ यू गोइंग टू ड्रॉ द आइसोकॉन्ट IQ कर्व, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आते हैं। किसके? ये हुआ लेबर, ये हो गया कैपिटल, और सेम क्वांटिटी हम 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कैपिटल एंड लेबर यूज करते हैं। दिस इज व्हाट आइसोकॉन्ट। ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ अ टू प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द गिवन सेट्स ऑफ इनपुट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नहीं, ऑल द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ अ प्रोडक्ट अमंग्स विच अ प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंट because that yields the same profit। नहीं, and all the alternative combinations of input that have the same cost। नहीं, cost actually same नहीं होना चाहिए, cost को हमें minimize करना है। और यहाँ पे आइसोकॉन्ट के केस में कॉस्ट नहीं आता, आइसोकॉन्ट के केस में क्वांटिटी आती है, आइसोकॉस्ट के केस में कॉस्ट आता है। तो वो सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका द मार्जिनल रेट ऑफ अ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS, जो हमने पढ़ा था वो क्या है? तो MRTS क्या है? एट अ रेट एट विच द प्रोड्यूसर इज एबल टू एक्सचेंज द वन फैक्टर फॉर अनदर विदाउट अफेक्टिंग द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। विदाउट अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जब हम एक फैक्टर के कॉम्बिनेशन को इंक्रीज और दूसरे को डिक्रीज कर सकते हैं, सो दैट इज नोन एज व्हाट? MRTS। द रेट एट विच द प्रोड्यूसर इज एबल टू एक्सचेंज द वन फैक्टर फॉर अनदर। नहीं, एक फैक्टर को एक्सचेंज नहीं करना है दूसरे के लिए। द रेट एट विच द प्रोड्यूसर द एक्सचेंज विदाउट अफेक्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट। नहीं, यहाँ पे क्या है, व्हाट वी कैन डू, ओवर हियर व्हाट वी हैव टू डू, we can exchange the one factor for another without affecting the total cost of a factor input। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, जबकि हम कोई भी कॉम्बिनेशन, विच एवर कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू यूज़, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो मैथड यूज़ करके मतलब नहीं। वी शुड नॉट सिलेक्ट द एनी अल्टरनेटिव्स इफ इट इज़ गिविंग द सेम प्रोडक्ट, सेम कॉम्बिनेशन, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ अ कंपैरिजन, देयर इज़ नो नीड ऑफ अल्टरनेटिव्स। अगर सेम कॉस्ट ये शो कर रहा है तो the rate at which the producer is able to exchange one factors without affecting the total quantity, nahi, this is also the incorrect। So which one is the correct one? This is the rate at which the producer is able to exchange the one factor for another। and last क्या था आपका? able to exchange the one factors without affecting the quantities of a factors of inputs। नहीं, it will also going to change। जब MRTS change होता है तब ये सब factors भी क्या होते हैं? change होते हैं। the next one, which of the following properties of a isoquant is due to diminishing marginal rate of a technical substitution? Now diminishing marginal rate of a technical substitution की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्ट यहाँ पे अफेक्ट होती है? देखो, डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, जब सब्स्टिट्यूशन की बात हुई तो लेबर एंड कैपिटल, जब लेबर एंड कैपिटल के कॉम्बिनेशन हम डिफरेंट वे में सिलेक्ट करते हैं, तो इफ़ वी आर सिलेक्टिंग वन, इफ़ वी आर इंक्रीजिंग वन एंड अदर वन इज डिक्रीजिंग, तो वहाँ पे कॉन्वेक्सिटी आती है। तो ये कॉन्वेक्सिटी लाइक दिस टाइप ऑफ अ थिंग विल कम व्हेन विल गोइंग टू
यूज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ अ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। एक को बढ़ा रहे तो दूसरे को कम करना ही पड़ेगा। जब हम एक को बढ़ा रहे हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग द वन फैक्टर वी हैव टू डिक्रीज द अनदर फैक्टर, एंड दिस कॉन्वेक्सिटी विच शोज दैट कि समथिंग विच विल गोइंग टू रिड्यूस डे बाय डे बाय यूजिंग द सेम। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका? कॉन्वेक्सिटी। नेगेटिव स्लोप डज नॉट इंटरप्रेट एक्सिस, राइट एंगल, दिस आर नॉट द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद 8.1, now 8.1, if an isocont is linear and touches the both the axis it indicates what? अगर आइसोकॉन्ट लीनियर है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, आइसोकॉन्ट लीनियर है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे आपका लेबर, यहाँ पे आपका कैपिटल, तो ये सिचुएशन को क्या बोलेंगे? तो ये सिचुएशन को बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट? आइसोकॉन्ट का डेफिनेशन क्या था क्लास स्टूडेंट्स? हमने आइसोकॉन्ट के बारे में क्या पढ़ा है कि आइसोकॉन्ट का मतलब होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, उसे बोला जाता है आइसोकॉन्ट। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करने मतलब दोनों को यूज़ करना है, लेबर को भी यूज़ करना है और कैपिटल को भी यूज़ करना है, लेकिन देर आर द फ्यू थिंग्स जहाँ पे हमें लेबर और कैपिटल दोनों को इंडिविजुअली भी वी कैन यूज़, सो दैट इज़ नोन एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब वहाँ पे कौन सा रिलेशन आता है? सब्स्टिट्यूट रिलेशन आता है कि एक के बदले में दूसरा हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। तो वो सिचुएशंस में दैट इज़ नोन एज व्हाट? योर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट लीनियर लाइन, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर? Which one of the following statement is not true of a smooth convex isocont? अब smooth convex isocont की जब बात होती है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? It represents the continuous substitutability of the factors. It represents the limited substitutability of the factors. It represents the same level of output, yes, and it is its slopes is measured by the MRTS LK, yes. Marginal rate of a technical substitution between the labor and capital. MRTS हम हर जगह पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्लोप बताता है, ये हमारा आइसोकॉन्ट का स्लोप बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड दैट मेजर्स द स्लोप, दैट्स व्हाई इट इज़ द यस आइसोकॉन्ट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ये भी करेक्ट है। इट इज़ अ कंटिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, यस कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं? इसे सब्स्टिट्यूट्स को यूज़ करते हैं। एंड विच वन इज़ नॉट ट्रू? लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। नाउ लिमिटेड substitutability is not there in case of a smooth convex curve. It's not there in the smooth convex curve. Then after the next one, a kinged isocont indicates what? तो किंग्ड आइसोकॉन्ट के केस में क्या होता है? लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है। नाउ वी हैव द सब्स्टिट्यूट रिलेशनशिप, द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज the very limited in case of a kinged demand curve, and continuous substitutes of a factor perfectly नहीं, zero substitutability नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। so these are not the answer, the answer is your limited substitutability जो हमने already पढ़ा हुआ है। now the next one is what? the negative slope of an isocont shows what? देखो आइसोकॉन्ट का पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है, नेगेटिव स्लोप मीन्स व्हाट? this is what? this is your isocont का नेगेटिव स्लोप। now what it indicates? what it indicates? डिक्लाइन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में इट इज़ लाइक दिस ओनली। डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, दैट व्हेन द अमाउंट ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर्स विल गोइंग टू रिड्यूस, यस। जैसा रिलेशन है हमारा प्राइस और डिमांड के केस में, हम देखते हैं कि डिमांड का भी क्या होता है? नेगेटिव स्लोप वाला होता है। प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड क्या होता है? डिक्रीज होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वैसे ठीक वैसे यहाँ पे ये केस में लेबर और कैपिटल के बीच में क्या होता है? एक थोड़ा सा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब हम क्वांटिटी ऑफ लेबर बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट? नंबर 12, an isocont represents the equal level of output cannot be concave to the origin because what? आइसोकॉन्ट रिप्रेजेंट द इक्वल लेवल ऑफ आउटपुट, और ये कॉन्केव नहीं हो सकता। क्यों? कैपिटल इज रिड्यूस्ड एट अ इंक्रीजिंग रेट फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर एडेड, नहीं। कैपिटल इज इंक्रीज्ड एट अ इंक्रीजिंग रेट फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर एडेड, नो। कैपिटल इज रिड्यूस्ड एट डिमिनिशिंग रेट
फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर एडेड। तो जब लेबर इंक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, वो सिचुएशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। एंड नन ऑफ द अबव, देयर इज नथिंग टू सी दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। देन द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द आइसो कॉस्ट लाइन। देखो आइसो कॉन्ट आपकी क्वांटिटी थी, आइसो कॉस्ट क्या है आपका, इट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट। सो एन आइसो कॉस्ट लाइन आइडेंटिफाइज द लीस्ट कॉस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट नीडेड टू प्रोड्यूस द गिवन सेट्स ऑफ आउटपुट। नहीं, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन के लिए दोनों की जरूरत होती है, आइसो कॉस्ट की भी और आइसो कॉन्ट की भी। द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इनपुट, यस, आइसो कॉस्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ इनपुट्स की प्राइस, लेबर का प्राइस कितना है और कैपिटल का प्राइस कितना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइसो कॉस्ट लाइन। द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, नो। द रेट एट विच द इनपुट्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड, नहीं, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता। द नेक्स्ट वन, द स्लोप ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन इज व्हाट, इसमें से कौन सा स्लोप है आइसो कॉस्ट की, हम आइसो कॉन्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये आइसो कॉन्ट का है। दिस इज ऑफ अ आइसो कॉन्ट। नाउ लेट मी देखो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, कि जब हम बात करते हैं आइसो कॉन्ट की, तो आइसो कॉन्ट का आपका MRTS जो है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आइसो कॉन्ट। अब आइसो कॉस्ट की जब बात हो रही है तो इट इज व्हाट, प्राइस ऑफ अ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ अ कैपिटल, ये क्या है आपका स्लोप है। और यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन LNK, ये आपका स्लोप किसका है, आइसो कॉन्ट का है। कॉस्ट का क्या है, कॉस्ट का PL अपॉन PK, दिस इज व्हाट ऑफ द कॉस्ट। द नेक्स्ट वन, द गिवन द मॉनेटरी रिसोर्सेज, if the factor prices changes, then the slope of a iso cost will also going to change. There will be the partial shift in the iso cost, नहीं, shift नहीं होगा, slope change होगा। shift कब होगा, जब combination change होंगे। if both the prices are changing, then there will be the shift। and how it, when it will going to slope, obviously slope will be there when the one factor price, the factor prices when it will going to change। The slope of a iso cost line will not going to change, yes, there will be the no impact on the iso cost line obviously। so ये क्या है, ये तीनों wrong। and what is the answer, the slope of a iso cost line will going to change because shift कब होगा, जब उनके different combination change होंगे, जब हमारा budget change होगा तब क्या होगा, ये जब हमारा total cost या budget change होगा, then iso cost will going to change, otherwise it will be like a slope। the next one, 16th, जरा ध्यान देना, if the cost of acquiring the labor declines, with the no change in the cost of a capital, the firm's monetary resources क्या होंगे, then what, if the cost of acquiring the labor declines with the no change in the cost of a capital, then iso cost line will going to shift upward, नहीं, shift सब हटा दो, only the x intercepts of the iso cost line will going to change। तो यहाँ पे होगा क्या पता है, सिर्फ एक ही चेंजेस हो रहा है। इफ़ इट इज़ चेंजिंग लाइक लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, यहाँ पे लेबर, यहाँ पे कैपिटल है, तो यहाँ पे सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ x के स्लोप्स पे, x एक्सिस पे ही चेंजेस होंगे जो रिप्रेजेंट करता है आपका लेबर। तो इट विल बी लाइक ओनली द x इंटरसेप्ट्स ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन विल गोइंग टू चेंज व्हेन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द लेबर इज डिक्लाइनिंग। देन आफ्टर द नेक्स्ट वन, a tangency point between an isocont and the isocost line identifies what, जो टेंजेंसी पॉइंट होता है आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जरा ध्यान देना। द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग द गिवन लेवल ऑफ इनपुट, नो, द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, नहीं, द लीस्ट combination, the least cost combination of inputs required to produce the given level of output. This is what your answer is. Then expansion path means what? Expansion path identifies the least combination of inputs required to produce the various level of output. ये क्या है आपका expansion path. So these are the certain things which we already covered in the previous lectures. Now we're going to see the some true and false. देखो ट्रू एंड फॉल्स में द फर्स्ट वन, व्हाट डू मीन बाय द प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी चीज़ का फॉर्म चेंज करना, शेप चेंज करना, दैट इज नॉट व्हाट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तुम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो बाय चेंजिंग, बाय ट्रांसफॉर्मिंग दैट थिंग, दैट इज नथिंग बट अ प्रोडक्शन. सेकंड, इन द इकोनॉमिक्स द टर्म प्रोडक्शन अप्लाइज ओनली टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ गुड्स. नहीं, इसमें प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आता है. दिस आर द सर्टन टर्म्स विच वी आर इंक्लूडिंग. इट इज नॉट स्पेसिफिकली ओनली द मैन्युफैक्चरिंग. A general form of a production functions of a commodity represents the cost of a production. जनरल फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी रिप्रेजेंट द कॉस्ट. नहीं, ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, इट रिप्रेजेंट्स दैट, नॉट अ only the cost. The general form of a production function shows the maximum volume of output that can be produced with the given sets of input. Yes, ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. तो प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स दैट. प्रोडक्शन फंक्शन ये नहीं बताता कि हमारा कॉस्ट कितना हो सकता है, इट रिप्रेजेंट्स कि कौन से डिफरेंट इनपुट्स हम यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन, जिनके कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन. A production function may change with the technological changes. Yes, production function change कब होगा? What do you mean by the production function? जो डे टू डे बेसिस पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें इतनी क्वांटिटी ही यूज़ करनी चाहिए इतने आउटपुट के लिए. तो हम क्या करते हैं, उसे एक इक्वेशन या फिर एक ग्राफिकल एक सर्टन फॉर्म में कन्वर्ट करके एक स्लो, इट विल बी लाइक वन पर्टिकुलर इक्वेशन टाइप में हम क्रिएट कर देते हैं. एक स्टैंडर्ड हो जाता है वो चीज़ें, एंड दैट स्टैंडर्ड वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन फॉर द अपकमिंग फ्यूचर प्रोडक्शन. अ टेक्निकल एफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट इकोनॉमिक वन. यस, जो टेक्निकली एफिशिएंट होगा वो इकोनॉमी वन होगा. व्हाट डू मीन बाय द इकोनॉमी? इकोनॉमी इज वन, इट मीन्स व्हाट, कम से कम खर्चे पे, द मिनिमम कॉस्ट, दैट इज द इकोनॉमी इज वन. A technical efficient production function indicates the absence of a wastage of resources. Yes, technically efficient production क्या indicate करेगा? जो waste of resources नहीं हो रहा है वो indicate करेगा. It will going to indicate कि हाँ resources are not wasting over here. Then linear isocont shows the perfect substitutability of the factor. Yes, linear isocont क्या show करता है? Perfect substitutes. Zero substitutability of the factor is indicated by the King demand curve. नहीं, King demand curve के केस में क्या होता है? नॉट अ ज़ीरो सब्सटीट्यूट. किंग डिमांड कर्व के केस में लिमिटेड सब्सटीट्यूट्स होते हैं. लिमिटेड सब्सटीट्यूबिलिटी ऑफ द लेबर एंड द कैपिटल इज देयर इन द केस ऑफ अ किंग कर्व. देन a kinged isocont represents the perfect substitute. No, false. An isocont has a negative slope. Yes, सबने पढ़ा हुआ है कि isocont का क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होता है कि एक फैक्टर इंक्रीज होगा तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज होगा. एंड आइसोकॉन्ट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू द इंक्रीजिंग. नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, नॉट ड्यू टू द इंक्रीज बिकॉज ऑफ अ डिक्रीज इन द MRTS. टू आइसोकॉन्ट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. यस, टू आइसोकॉन्ट कर्व विल नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर. कर्व वाई? बिकॉज हर एक आइसोकॉन्ट डिफरेंट क्वांटिटी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. देन आफ्टर द नेक्स्ट वन, the slope of a isocost line will change if the monetary resources of the producer changes with the no change in the price of an input. False. अब स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट जो है, जब बात करते हैं हम स्लोप की, स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन चेंज होगा, इट विल गोइंग टू चेंज नॉट बिकॉज ऑफ द मॉनेटरी रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फैक्टर प्राइसेस. मॉनेटरी रिसोर्सेज के चेंज होने पे स्लोप चेंज नहीं होगा, इट विल गोइंग टू शिफ्ट, it will going to shift, not the slope will going to change. So these are the certain things which you have to keep in mind. इसके बाद if the cost of a capital rises with no change in the cost of a labor and the firm's monetary resources, the x intercepts of this isocont will going to change. देखो, जब हम चेंज कर रहे हैं कैपिटल को with no change in the cost of a labor, तो लेबर में चेंजेस नहीं हो रहा है, चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है. तो जो कैपिटल है, जब कैपिटल में चेंज हो रहा है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, नॉट ऑन द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट. तो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉल्स. कैपिटल जो है वाई एक्सिस पे होता है, जब वाई कैपिटल में चेंजेस हो रहा है तो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, ना ही कि एक्स एक्सिस पे. देन आफ्टर at a point of equilibrium the slope of a isocost line is equals to the slope of a isocont. yes, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जिसे हम टेंजेंसी पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम अपने भाषा में इंटरसेक्शन बोलते हैं. ये जो इंटरसेक्शंस होते हैं, टेंजेंसी होता है या फिर इक्विलिब्रियम होता है, ये सिचुएशन पे आपके आइसोकॉस्ट और आइसोकॉन्ट दोनों क्या होते हैं, इट इज़ इक्वल्स टू ईच अदर. सो दैट इज़ नोन एज व्हाट, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
The only condition, next one, the only condition for the producer's equilibrium is a tangency between the isocost line and the isocont and the isocost. No, see, the tangency is everywhere. टेंजेंसी क्या होता है, हमने जो मिनिमम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पढ़ा, जो हमने मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ा, जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट पढ़ा, वहाँ पे हर एक सिचुएशन में टेंजेंसी आ रही थी, लेकिन हमें कौन से पॉइंट्स को, कौन से इक्विलिब्रियम को सिलेक्ट करना है जो हमें मिनिमम कॉस्ट या फिर मैक्सिमम आउटपुट दे, वो टेंजेंसी को हमें सिलेक्ट करना है। सिर्फ टेंजेंसी हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड। तो हमें सिर्फ उतना ही नहीं देखना है, हमें उसमें वो भी देखना है कि जो इक्विलिब्रियम है, 4-5 इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, उसमें से कौन सा मिनिमम होगा या कौन सा मैक्सिमम हो सकता है, दैट वी हैव टू सिलेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट योर the scale line shows the least cost combinations of a factors for the different level of a output. Yes, जो expansion path है, scale line means what? Scale line is not a different word. इस scale line का मतलब expansion path ही होता है, जो हमने क्या किया, डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। तो द स्केल लाइन शोज द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली हर एक लेवल पे जो डिफरेंट लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसको एक पर्टिकुलर स्केल्स में हम जब कन्वर्ट करते हैं, कवर अप करते हैं, दैट इज नोन एज योर एक्सपांशन पाथ। सो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डन. We have completed the multiple choice questions and the true and false, or in short we have completed the objectives of a chapter number 6. So आप जाके क्या करेंगे, आपको यहाँ पे आपको करना क्या है, सो प्रीवियस सेशन से हमें रिवाइज करनी है और उसके बाद हमें MCQ सॉल्व करके वी विल गोइंग टू मगर व्हाट एग्जैक्टली द आइसोकॉस्ट एंड आइसोकॉन्ट इज. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, not from the exam point of view, but obviously there are the certain applicability of the concept जो हम यहाँ पे use कर रहे हैं, हमारे normal general life में ये apply भी होता है. So those things we will also going to see. Now what all of you will going to do, you will going to revise the session, and in the next lecture we will going to start with the new chapter. Thank you.